हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे चैनल श्रीजी फाउंडेशन पर। दोस्तों, आज हम फिर से टॉपिक शुरू करने वाले हैं फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन का, जहां पर हम समझेंगे कि आखिर हमारे जीवन में नैतिकता का क्या रोल है, जहां हम जानेंगे कि आखिर शिक्षा का हमारे जीवन में क्या रोल है, दर्शन का हमारे जीवन में क्या भूमिका है। दोस्तों, ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज दूसरा सेट हम शुरू करने वाले हैं और उम्मीद है कि आपको पहला सेट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। खैर, जो भी हो, चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना गवाते हुए, क्योंकि क्वेश्चंस ढेर सारे हैं और हमें बहुत अच्छे से समझते हुए इन टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। उम्मीद है कि कम समय में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध करा सकूं। लेकिन अगर आपने इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन पर ऑल बटन ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ दोस्तों, अगर आप ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करते हो तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, क्योंकि अगर आपके दोस्त भी इस वीडियो के थ्रू कुछ सीख पाते हैं, या फिर अगर वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट नंबर 2। और आज मैं आपको थोड़े डिस्क्रिप्टिव वे में बताने वाला हूँ, यानी हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। ध्यान से समझना, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आज हम जिस तरीके से समझेंगे उसके बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि कहीं और समझने की आपको ज़रूरत होगी। दोस्तों, बहुत शानदार क्लासेस होगी, ये क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। बस अपना फोकस, अपना कंसंट्रेशन बनाकर इसमें रखना। हाँ, मोबाइल में जो नोटिफिकेशंस आते हैं ना व्हाट्सएप वगैरह के, उसको आप थोड़ा ऑफ कर दो क्लास लेते वक्त, तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा और माइंड डाइवर्ट होने की वजह से आप सही आंसर को सही टाइम पे याद नहीं कर पाओगे। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म, यानी व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता है। हमने शायद पिछले क्लास में भी इसको पढ़ा था कि व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता है। तो आप मुझे बता सकते हो। ऑप्शन है जॉन डेवी, विलियम जेम्स, चार्ल्स पियर्स और रूसो। किसे है? तो चलिए इसका आंसर जानते हैं हम लोग अगले स्लाइड पर। तो अब आप ध्यान से समझना, और हो सके तो आप स्क्रीनशॉट भी आप साइड से ले सकते हो। चलो एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या था? व्यवहारवाद का जनक किसे कहते हैं? तो दोस्तों, व्यवहारवाद यानी कि साइकोलॉजी का जनक जॉन बी वाटसन को कहा जाता है। लेकिन यदि आप व्यवहारिकता यानी प्रैग्मेटिज्म के दार्शनिक आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो यह प्रश्न थोड़ा भ्रमित करने वाला हो सकता है। समझने की कोशिश करना, मैं इसको अभी डिटेल से समझाऊंगा। बोल क्या रहा है, क्योंकि व्यवहारिक दर्शन के 3 प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स और विलियम जेम्स एंड जॉन डेवी। हमारा क्वेश्चन क्या था, एक बार वापस चलते हैं। बोल रहा है कि व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है। व्यवहारवाद यानी कि यहाँ पर दिया हुआ प्रैग्मेटिज्म, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि व्यवहारवाद और व्यवहारिकता ये थोड़े से अलग अलग मैटर हैं। तो चलो देखते हैं। बोला कि चार्ल्स सैंडर्स पियर्स इन्हें व्यवहारिकता का जनक कहा जाता है। ध्यान से समझना दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। हो सकता है कि एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाए, व्यवहारवाद और व्यवहारिकता को लेकर के आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो व्यवहारिकता का जनक यानी कि प्रैग्मेटिज्म के जो जनक है वो कहते हैं हम लोग पियर्स को, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स को कहते हैं। ठीक है, वही अगर हम लोग व्यवहारवाद की बात करें तो आंसर होगा जॉन बी वाटसन। याद रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? व्यवहारवाद के जनक हो गया हमारे चार्ल्स पियर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु सेड, किसने कहा कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, मतलब शिक्षा मनुष्य में पहले से निहित पूर्णता का अभिव्यक्ति है। यानी कि मेरे अंदर कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्वालिटीज़ हैं, और उसकी अभिव्यक्ति ही क्या है? शिक्षा है। ये किसने कहा है? तो दोस्तों, आंसर इज स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य में पहले से निहित, यानी मेरे अंदर कोई अगर टैलेंट है तो उसमें निहित जो पूर्णता की जो मैं अभिव्यक्ति कर रहा हूँ, यानी मैं अपने टैलेंट को जो आपके समक्ष प्रदर्शित कर रहा हूँ, यही क्या है? शिक्षा है, शिक्षा की अभिव्यक्ति है। ये किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ नई तामील, यानी कि बेसिक एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को इंडिया में कौन इंट्रोड्यूस करता है। उम्मीद है आपको ये आंसर पता होगा, है ना। तो भारत में नई तालीम यानी मूल शिक्षा की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है हमारे पास महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राधा कृष्णन और टैगोर। एक एग्जाम्पल, एक आंसर आप सोचो।
नई तालीम की जो अवधारणा है हमारे देश में किसने दिया? चारों में से एक ऑप्शन आप सोच लो, देखते हैं आपका सही होता है या नहीं। चलो अब आंसर देखते हैं। दोस्तों, भारत में नई तालीम यानी बुनियादी शिक्षा की अवधारणा महात्मा गांधी ने दी है, जिसे उन्होंने 1937 में वर्धा सम्मेलन में प्रस्तुत किया था। समझना, नई तालीम को उन्होंने कहाँ प्रस्तुत किया? 1937 में वर्धा के सम्मेलन में माफ़ कीजिएगा, 1937 में वर्धा के सम्मेलन में प्रस्तुत किया। इस अवधारणा का उद्देश्य क्या था? तो इस अवधारणा का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। मैनुअल वर्क, शारीरिक श्रम और व्यावसायिक शिक्षा को अकादमिक शिक्षा के साथ जोड़ना था। यानी कि एक तो हमारा पूरी तरीके से हमारा विकास करना, यानी बच्चों की विकास करना, उनका शारीरिक श्रम और व्यावसायिक शिक्षा को किसके साथ जोड़ना है? एकेडमी के साथ जोड़ना है। साथ ही श्रम की गरिमा को बढ़ावा देना भी था। तो दोस्तों, अब आप समझ रहे हो कि गांधी जी का जो नई तालीम वाली शिक्षा थी, उसको लाने के पीछे उनका मकसद क्या था। हम तो पढ़ लिए कि नई तालीम यानी बेसिक एजुकेशन, आधारभूत शिक्षा कौन लेकर आए? मूल शिक्षा महात्मा गांधी लेकर आए। क्यों लेकर आए? तो वह व्यावसायिक शिक्षा को एकेडमी के साथ जोड़ना था, सर्वांगीण विकास करना था। और महात्मा गांधी कौन से सम्मेलन में नई तालीम की शिक्षा लेकर आते हैं, प्रस्तुत करते हैं? तो 1937 के वर्धा सम्मेलन में वो नई तालीम को प्रस्तुत करते हैं। 1937 का याद रखना, 1937 का वर्धा सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिलोसोफर इज एसोसिएटेड विद रियलिज्म इन एजुकेशन? यानी शिक्षा में यथार्थवाद से कौन सा दार्शनिक जुड़ा हुआ है? शिक्षा में यथार्थवाद, रियलिज्म, मैंने आपको पहले ही बताया यथार्थ क्या होता है। तो शिक्षा में यथार्थवाद से कौन सा दार्शनिक जुड़ा हुआ है? अरस्तु यानी एरिस्टोटल, प्लेटो, रूसो या डेवी? अब आप एक अंदाज़ा लगाओ कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन ध्यान में रखना, शिक्षा में यथार्थवाद से कौन सा दार्शनिक जुड़ा हुआ है? यथार्थवाद मैंने कल बताया था आपको, है ना। चलिए पढ़ते हैं। दोस्तों, शिक्षा में यथार्थवाद में से सबसे प्रमुख रूप से अरस्तु जुड़े हुए हैं। कौन जुड़े हुए हैं? एरिस्टोटल जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इसके शास्त्रीय रूप को स्थापित किया है और यथार्थवाद को वास्तविकता की दुनिया के अध्ययन पर आधारित दर्शन के रूप में प्रतिपादित किया। अरस्तु ने और तर्क भी दिया है। तो अरस्तु ने तर्क, आलोचनात्मक चिंतन और वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से वास्तविक दुनिया की खोज करने पर जोर दिया। ध्यान रखना, इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि किस दार्शनिक ने तर्क, आलोचनात्मक चिंतन और वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से वास्तविक दुनिया की खोज करने पर जोर दिया? आप बताइए, आंसर कमेंट जरूर कीजिए। अरस्तु ने तर्क, आलोचनात्मक चिंतन और वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से वास्तविक दुनिया की खोज करने पर जोर दिया है, जो यथार्थवादी शिक्षा के मूल सिद्धांतों में शामिल है। ध्यान रहे, यथार्थवाद में सबसे प्रमुख रूप से कौन जुड़े हुए हैं? अरस्तु जुड़े हुए हैं। उन्होंने तर्क, आलोचनात्मक चिंतन और वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से वास्तविक दुनिया को खोज करने पर जोर दिया है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया? कल बताया था, कमेंट करके बताओ, जल्दी कमेंट करके बताओ, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया? दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी जी, विवेकानंद और नेहरू। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया? तो आंसर है, चलो इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना उनके पिता, किनके पिता? टैगोर जी के। उनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में एक आश्रम के रूप में की थी। ध्यान रखना, यहाँ भी क्वेश्चन बनते हैं कि शांति निकेतन जो अभी है यूनिवर्सिटी है, उसका स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में एक आश्रम के रूप में किया था। ठीक है। बाद में उनके पुत्र रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में 1901 मतलब शांति निकेतन में एक स्कूल स्थापित किया, जिसे बाद में 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय में विकसित किया गया, जो आज एक केंद्रीय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। बहुत इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जीके के भी क्वेश्चन इसमें है। वापस से मैं आपको बताना चाहूँगा कि शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में एक आश्रम के रूप में किया था। बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में
उसे एक स्कूल में बदल दिया और उसके बाद एक के बाद 21 में यानी 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में इसका विकास किया गया और आज एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। कौन? शांति निकेतन। कहाँ है? मैंने आपको कल बताया था, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि शांति निकेतन। मेरे तरफ से आपको क्वेश्चन, शांति निकेतन अभी इस वक्त कौन सी जगह पर है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हुज फिलोसॉफी एम्फेसाइज्ड लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, करके सीखने पर किसका दर्शन आधारित है? मैंने कल बताया था इसका आंसर। करके सीखने पर किसका दर्शन आधारित है? करके सीखना, देखकर सीखना, है ना, इसे बहुत सारी चीज़ें अवधारणाएं हैं। तो ये करके सीखना किसका दर्शन है? क्या जॉन डेवी का है, रूसो का है, टैगोर का है या प्लेटो का है? किसका है ये करके सीखना? चलिए आंसर डिटेल से जानते हैं। दोस्तों करके सीखना का दर्शन मुख्य रूप से जॉन डेवी के विचारों पर आधारित है। किस पर आधारित है? करके सीखना जॉन डेवी के विचारों पर आधारित। जॉन डेवी, आगे देखते हैं। ये जॉन डेवी के बारे में जान लेते हैं। ये एक अमेरिका के यानी अमेरिकी दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और शिक्षा सुधारक थे। अभी क्वेश्चन आता है जॉन डेवी कौन से देश के थे? तो ये एक अमेरिकी थे, अमेरिकी दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और शिक्षा सुधारक। साथ ही साथ आगे बता रहे हैं कि यह पद्धति व्यवहारिकता के दर्शन पर आधारित है, जिसके अनुसार विद्यार्थियों को अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके और वास्तविक अनुभव प्राप्त करके सीखना चाहिए। यानी कि परिवेश के साथ मिल करके सीखना मतलब दोस्तों समझो, यानी कि आप किसी काम में इन्वॉल्व हो और उससे अनुभव के माध्यम से आप सीख रहे हो। ये करके सीखना अपने आप में जिंदगी भर याद रखने वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब आप करके सीखते हो तो फिर आप कभी भूलते नहीं हो। ठीक है, ये अनुभव वाली ज्ञान है। चलिए आगे चलते कि कौन रिलेटेड है इससे? जॉन डेवी। करके सीखने से रिलेटेड कौन है? जॉन डेवी। चलो आगे चलते हैं। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ आइडियलिज्म इन फिलोसॉफी? फिलोसॉफी में आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद के जनक किसे कहते हैं? दर्शन में आदर्शवाद के जनक किसे माना जाता है? बता सकते हैं दर्शन में आदर्शवाद के जनक किसे मानते हैं दोस्तों? ऑप्शन है आपका प्लेटो, अरस्तु, कांट और हेगेल। आखिर दर्शन में आदर्शवाद के जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर इज दर्शन में आदर्शवाद के जनक यूनानी दार्शनिक प्लेटो को माना जाता है। किसे माना जाता है? प्लेटो को माना जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्लेटो को एकेडमी का मस्तिष्क भी कहते थे और चौड़े कंधे होने के वजह से इनका नाम क्या पड़ा? प्लेटो पड़ा। खैर आप लगातार स्क्रीनशॉट्स लेते जाइए, क्योंकि स्क्रीनशॉट जब आप लोगे तो आपके पास ऑलरेडी सारे आंसर्स आते रहेंगे, या फिर आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। ऑलरेडी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ी जल्दी जल्दी आपको पढ़ाऊँ, जिससे कि कम समय पर मैं आपको ज़्यादा चीज़ें सिखा सकूँ, क्योंकि एग्ज़ाम सामने है और इतना वक्त नहीं है कि आपको मैं 20 क्वेश्चन 1 घंटे में करूँ। नहीं, हमें बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड, किसने कहा एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी? यानी किसने कहा है कि शिक्षा एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है? किसने कहा? ऑप्शन इज अरस्तु, प्लेटो, रूसो और पेस्टोलॉजी। किसने कहा है दोस्तों? तो द आंसर इज, यह कथन यूनानी दार्शनिक अरस्तु का है, जिन्होंने कहा था कि शिक्षा एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है। किसने कहा है? अरस्तु। दार्शनिक एरिस्टोटल ने यह कहा है। ठीक है, यह उद्धरण व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर जोर देता है, जहां मानसिक और शारीरिक कल्याण दोनों महत्वपूर्ण है। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ें दोस्तों स्क्रीनशॉट आप ले लिया करो, जिससे कि आप बाद में इसे पढ़ सको। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन इन एजुकेशन? यानी शिक्षा में सह संबंध का सिद्धांत किसने दिया? शिक्षा में सह संबंध का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन इज पेस्टोलॉजी, फ्रॉबेल, डेवी और मॉन्टेसरी। शिक्षा में सह संबंध, कोरिलेशन, ठीक है, कोरिलेशन, एक का संबंध किसने दिया? द आंसर इज, चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। रियल में आंसर जो है यह है J.F. हर्बर्ट। ये हर्बर्ट क्या है? J.F. हर्बर्ट। तो सह संबंधी की विविध विधि का मुख्य रूप से संबंध किससे? हर्बर्ट से। ध्यान रखना, ये जो अभी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है सह संबंध, शिक्षा में सह संबंध का सिद्धांत किसने दिया है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो है हर्बर्ट नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इससे आप अच्छे से समझना। बोल क्या रहा है कि सह संबंध विधि का मुख्य रूप से संबंध किससे? हर्बर्ट से। लेकिन आगे देखो लिखा रहा क्या? पेस्टोलॉजी। ठीक है, पेस्टोलॉजी ने प्रत्यक्ष अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से सीखने पर बल दिया, खासकर प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में। इसे आगे ले जाने का जो काम है वो पेस्टोलॉजी का है। आंसर
ध्यान रहे ऑप्शन में यहाँ पर हर्बर्ट नहीं है, अगर हर्बर्ट होता तो आपको आंसर हर्बर्ट ही लगाना था, लेकिन यहाँ पर आपको दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा शिक्षा में सहसंबंध का सिद्धांत पेस्ट्रोलॉजी से संबंधित है, याद रहेगा पेस्ट्रोलॉजी से। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि अगर मैं एक एक लाइन आपको अगर मैं समझाऊं तो वीडियो दोस्तों बहुत बड़ी हो जाएगी। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, पढ़ने आए हैं वीडियो पर पढ़ेंगे, ज़्यादा फालतू का बकवास कुछ नहीं करना है। पढ़ो, याद करो, स्क्रीनशॉट लो, लिखो और नोट्स बना के याद करो, फिर से पढ़ो, यानी कि जितना रिविजन करोगे आपको उतना ही ज़्यादा अच्छे से याद होगा। दोस्तों समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना, एक एक मिनट बहुत कीमती है। आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सबके नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो, जितने भी आपके सगे संबंधी लोग हैं, दोस्त हैं, उनसे बातें कम कर दो। अभी फोकस करो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर, क्योंकि अब जो है देर नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोल क्या रहा है कि शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य किसने बताया? शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य किससे संबंधित है? क्या जॉन डेवी से है, रूसो से है, कांट से है या गांधी से? शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य यानी सोशल एम ऑफ एजुकेशन पर किसने मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया? शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य सोशल एम, जॉन डेवी। क्या थे? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जॉन डेवी एक अमेरिकी दार्शनिक और शिक्षाविद थे, जिन्होंने शिक्षा को सामाजिक विकास और समाज में सक्रिय भागीदारी के लिए व्यक्ति को तैयार करने का एक साधन बताया। उन्होंने जोर दिया कि स्कूल एक समुदाय की तरह होना चाहिए। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। उन्होंने जोर दिया कि स्कूल एक समुदाय की तरह होना चाहिए, जहाँ छात्र अन्य लोगों के साथ तालमेल बिठाना सीखते हैं। बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखो, एरिस्टोटल ने क्या कहा था? मैन इज़ ए पॉलिटिकल एनिमल। मनुष्य एक राजनीतिक जानवर है, एक प्राणी है। क्यों? क्योंकि राजनीति के बिना वो रह नहीं सकता। उसी तरीके से यहाँ भी जॉन डेवी बोल रहे हैं कि जहाँ छात्र अन्य लोगों के साथ तालमेल बिठाना सीखते हैं, यानी कि स्कूल एक ऐसी संस्था होती है जहाँ पर हमें किसके साथ कैसे बिहेव रखना है, कैसे बातचीत करनी है, मोरल वैल्यूज़ क्या होगा, कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, कैसे सामने वाले को समझना है, एक परफेक्ट बॉन्डिंग सीखते हैं लोग। कहाँ? स्कूल में। तो ये किसका विचार है? जॉन डेवी का है। क्वेश्चन क्या था मैं आपको वापस बता दूँ कि शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य सोशल एम ऑफ एजुकेशन पर किसने फोकस किया, किसका ने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया? तो आंसर इज जॉन डेवी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना दोस्तों, बिल्कुल कंसंट्रेट करके सुनिएगा। अगर आपने इधर उधर ध्यान दिया तो फिर ध्यान भटक जाएगा और आप पीछे के और आगे के और जो प्रेजेंट में पढ़ रहे हो वो सब भूलने लगोगे, आपका कंसंट्रेशन टूटते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म इन एजुकेशन? मैं सोचूंगा कम समय में ज़्यादा बता दूँ, ठीक है। कॉल्ड द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में मानवतावाद का जनक किसे कहते हैं? जस्ट टेल मी, जल्दी से आप मुझे बताइए कि शिक्षा में मानवतावाद का जनक किसे कहते हैं? शिक्षा में मानवतावाद यानी ह्यूमनिज्म इन एजुकेशन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म इन एजुकेशन? ध्यान रखना, इन एजुकेशन। ऑप्शन इज एमर्सन, इरस्मस, डेवी, रूसो एंड टैगोर। किसे कहते हैं शिक्षा में मानवतावाद के जनक? द आंसर इज, चलो इसके बाद में डिटेल से पढ़ लेते हैं दोस्तों। शिक्षा में मानवतावाद के जनक के संबंध में आपके विकल्पों में इरस्मस सबसे उपयुक्त है, यानी दिए गए विकल्प में सबसे सही आंसर इरस्मस है। क्यों है ये भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि वह मानवतावादी शिक्षा के एक प्रमुख प्रस्तावक थे जिन्होंने व्यक्तिगत विकास और नैतिक जीवन पर जोर दिया, ठीक है। हालांकि पेट्रार्क को सामान्यतः मानवतावाद का जनक कहा जाता है। ध्यान रखना, यहाँ पर दो ऑप्शन है। पेट्रार्क को भी सामान्यतः मानवतावाद का जनक कहा जाता है, लेकिन उनका कार्य सीधे तौर पर शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है। आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर कर रहे हैं, क्योंकि और यहाँ ऑप्शन आप देख सकते हो, यहाँ ऑप्शन में क्या है, इरस्मा से पेट्रार्क का ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए आपके एग्जाम में पेट्रार्क का ऑप्शन दे दिया तो, या इसीलिए आप यहाँ से ध्यान से समझना कि पेट्रार्क को भी मानवतावाद का जनक कहा जाता है, लेकिन उनका संबंध शिक्षा से नहीं जुड़ा हुआ है। और हमने हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है? देखो हमारे क्वेश्चन में बोला है शिक्षा में मानवतावाद, शिक्षा में मानवतावाद के जनक। अगर सिर्फ मानवतावाद के जनक बोलता तो पेट्रार्क ऑप्शन आ सकता था, लेकिन हमें शिक्षा में मानवतावाद जनक जानना है, और वो कौन से हैं? इरास्मस है, ठीक है। बल्कि पुनर्जागरण काल में मानवतावाद के सिद्धांत के प्रतिपादन और शास्त्रीय ग्रंथों की खोज से किसका? पेट्रार्क का संबंध। द राइट आंसर इज इरास्मस। चलिए आगे चलते हैं। Who emphasized the spiritual aim of education? दोस्तों अगर आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ और आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो भी आप कमेंट करके मुझे सजेशन दे सकते हैं कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए, थोड़ा धीरे पढ़ाइए। लेकिन अगर आप इसे कैप्चर कर सकते हो आसानी से, आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी इतने फास्ट जाने में, तो आप मुझे इसके लिए भी ज़रूर बोलिए कि हाँ सर बिल्कुल आप सही चल रहे हो, आप इतने फास्ट
पढ़ा सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं और करीब करीब देखा जाए तो 18 से 20 मिनट हो चुके हैं। दोस्तों शिक्षा में वो बोल के आ रहा है, हु एम्फोसिस द स्पिरिचुअल एम ऑफ एजुकेशन। स्पिरिचुअल एम, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, यानी शिक्षा के आध्यात्मिक उद्देश्य पर किसने बल दिया? शिक्षा के आध्यात्मिक उद्देश्य पर। ध्यान से समझना, शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। तो हो सकता है शिक्षा का राजनीतिक उद्देश्य हो, शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य हो, और शिक्षा के आध्यात्मिक उद्देश्य भी तो होगा। तो आध्यात्मिक उद्देश्य पे किसने बल दिया है? तो ऑप्शन इज स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन आपके सामने है, स्वामी विवेकानंद, गांधी, टैगोर, डेवी। कौन हो सकता है आंसर? व्हाट इज द आंसर अकॉर्डिंग टू यू? क्या हो सकता है शिक्षा में, मतलब शिक्षा के आध्यात्मिक उद्देश्य? चलो चलते हैं, जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों शिक्षा के आध्यात्मिक उद्देश्यों पर मुख्य रूप से स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंदो ने, यानी अरविंदो घोष ने बल दिया, जो मनुष्य के भौतिक विकास के साथ साथ आत्मा के विकास और ईश्वरीय अंश को खोजने पर जोर देते थे। मतलब मनुष्य का भौतिक विकास, ध्यान रखना, आध्यात्मिक विकास का मतलब, सुना ये सब सोचने वाली बात है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में आप गलतियां कर बैठोगे। या साफ साफ क्या बोल रहा है कि जो मनुष्य के भौतिक विकास, ध्यान रखना ये क्या लिख रहा है, भौतिक विकास के साथ साथ आत्मा का विकास और ईश्वरीय अंश को खोजने पर, यानी कि आपके मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट पर तो वो जोर दे ही रहा है। वो ये नहीं कर रहा कि आप जंगल में जाकर सन्यासी बन जाओ, नहीं, आप जितना अमीर बन सकते हो बनो, जितनी सुविधाएं हो सकता लो, नो इश्यू। आप दुनिया में आए हो तो आराम से रहो। लेकिन यहाँ बता क्या रहे हैं कि भौतिक विकास के साथ साथ आत्मा के विकास पर भी इन्होंने जोर दिया। किसने? स्वामी विवेकानंद और अरविंदो घोष ने। विवेकानंद ने धर्म को शिक्षा का आधार माना। विवेकानंद ने क्या माना? धर्म को शिक्षा का आधार माना। एक और क्वेश्चन बनता है, किस विचारक ने धर्म को शिक्षा का आधार माना? किस विचारक ने माना? विवेकानंद जी ने धर्म को शिक्षा का आधार माना है, जबकि अरविंदो ने योग और आध्यात्मिक विकास को शिक्षा का केंद्र बिंदु बताया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट, हर एक लाइन में क्वेश्चंस बन रहे हैं, समझो बात को। यानी कि विवेकानंद ने धर्म को शिक्षा का आधार किसने माना? विवेकानंद ने। और अरविंदो घोष ने शिक्षा का आधार किसको माना है? योग और आध्यात्मिक विकास को। योग और आध्यात्मिक विकास को अरविंदो घोष ने शिक्षा का केंद्र बिंदु बताया, शिक्षा का केंद्र बिंदु बताया। 3 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। वापस से आते उसी क्वेश्चन पर कि शिक्षा के आध्यात्मिक उद्देश्य पर किसने बल दिया? द आंसर इज स्वामी विवेकानंद और अरविंदो घोष। लेकिन यहाँ पर अरविंदो घोष ऑप्शन नहीं है, अगर होता तो मोर देन 1 आंसर हो जाता। और स्वामी विवेकानंद ने धर्म को शिक्षा का आधार माना है और अरविंदो घोष ने योग और आध्यात्मिक विकास को शिक्षा का केंद्र बिंदु बताया है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच फिलोसॉफी बिलीव्स इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? कौन सा दर्शन बाल केंद्रित शिक्षा पर विश्वास करता है? कौन सा दर्शन बाल केंद्रित शिक्षा में विश्वास करता है? कौन सा दर्शन करता है? प्राकृतिकवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद और शैक्षणिकवाद। दोस्तों आंसर यहीं पर लिखा हुआ है, द आंसर इज नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद। प्राकृतिकवाद किस पर? बाल केंद्रित शिक्षा। ये क्या होता है? यानी कि पहले मैंने आपको पहले बताया था और आज भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो सकता है मेरे वीडियोस नहीं देख रहे हो। बाल केंद्रित शिक्षा, जो पहले शिक्षा होता था ना, यानी जो स्कूलिंग शिक्षा वगैरह होता था, तो उसमें जो केंद्र में शिक्षक थे, यानी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था, ठीक है, शिक्षक केंद्रित एजुकेशन। लेकिन अब जैसे जैसे समय बदलता गया है, हमें समझ में आ रहा है कि शिक्षा जो है बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है, इसीलिए जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। और ये कहाँ पर, कौन से किस में मतलब विश्वास करता है? तो ये प्रकृतिवाद में विश्वास करता है, नेचुरलिज्म पर विश्वास करता है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु सेड एजुकेशन इज इटसेल्फ लाइफ? किसने कहा है कि शिक्षा स्वयं जीवन है? शिक्षा खुद जीवन है, ये बात किसने कहा है? द ऑप्शन, द राइट आंसर इज जॉन डेवी। जॉन डेवी ने कहा है कि शिक्षा स्वयं जीवन है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आपको रटना होगा, सिंपल सी बात है, इसमें कोई लॉजिक काम नहीं करेगा। किसने कहा है कि शिक्षा स्वयं जीवन है? आपको याद करना होगा। लॉजिक वाले क्वेश्चंस को मैं आपको खुद ही समझा दूंगा कि आखिर लॉजिक किसमें है। तो जॉन डेवी ने कहा है कि शिक्षा स्वयं जीवन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। दोस्तों, हु इंट्रोड्यूस्ड प्ले वे मेथड इन एजुकेशन? शिक्षा में खेल कूद पद्धति किसने शुरू की? खेल कूद पद्धति, ध्यान रखना, बोलते हैं ना करके सीखना बता रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, मतलब प्ले एंड लर्न मेथड बोल सकते, खेलो और सीखो। ये जो है ना खेल पद्धति, ये किसने शुरुआत की शिक्षा में? ऑप्शन है आपका फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी, डेवी और रूसो। राइट आंसर सोचो, एक आंसर सोचो। चलो अब आगे चलते, इसका आंसर देखना। शिक्षा में खेल कूद पद्धति का श्रेय मुख्य रूप से किसको आता है? फ्रेडरिक फ्रॉबेल को जाता है। शिक्षा में
खेल कूद का जो श्रेय है, यानी कि खेल कूद पद्धति, खेल कूद करके सीखना, इसका जो मुख्य श्रेय किसको जाता है? फ्रेडरिक फ्रॉबेल को जाता है, फ्रेडरिक फ्रॉबेल को दिया जाता है। अब फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने ही किंडरगार्टन आंदोलन की शुरुआत की और छोटे बच्चों की शिक्षा में खेल को केंद्रीय तत्व बनाया। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है किंडरगार्टन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसी वक्त कर दो, 1 सेकेंड तो लगेगा, और बेल आइकन पर क्लिक कर दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आते भी हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किंडरगार्टन आंदोलन की शुरुआत किसने की? फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने। ठीक है, अब जब किंडरगार्टन है तो किंडरगार्टन बच्चों को तो हम ऐसे तो डांट डांट के सिखाएंगे नहीं, उनको खेल खेल में सिखाना होगा। तो किंडरगार्टन की जब आंदोलन की शुरुआत फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने किया है तो खेलो और सीखो पद्धति का भी तो वही करेंगे ना। सोचो, यानी एक साथ 2 आंसर आपके कंप्लीट हो गए। साथ ही साथ देखो अब क्या बता रहा, इनके बाद हेनरी कॉल्डवेल कुक ने प्ले, ठीक है, प्ले वे विधि का प्रबल समर्थन किया और इसे लोकप्रिय बनाया। तो क्वेश्चन एक और बनता है कि प्ले एंड लर्न मेथड, यानी कि खेल कूद पद्धति को प्रचलित यानी कि लोकप्रिय बनाने में किसका योगदान है? क्वेश्चन आ सकता है, खेल कूद पद्धति को लोकप्रिय बनाने में किसका योगदान है? द आंसर इज हेनरी कॉल्डवेल कुक। ये खेल कूद के पद्धति को इन्होंने क्या किया? प्रसिद्ध बनाया, लोकप्रिय बनाया। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि खेल का अर्थ है किसी कार्य को पूरे दिल से करना। बहुत अच्छी बात है, जब आप खेलते हो ना तो आपका मन देखना खेल में लगा होता है, और जब बहुत ज़बरदस्त और शानदार तरीके से आप करते हो, है ना, यानी आप उस कार्य को, खेलना भी क्या है? एक कार्य है, एक काम है ना, तो उस काम को आप पूरे दिल से करते हो। इसीलिए कहते हैं कि खेल का अर्थ क्या है? किसी कार्य को पूरे दिल से करना। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या था एक बार मैं बता दूं कि खेल कूद पद्धति की शुरुआत किसने किया? फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने। और किंडरगार्टन आंदोलन की शुरुआत भी फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने ही किया था, लेकिन इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? हेनरी कॉल्डवेल कुक को जाता है। लोकप्रिय बनाने का श्रेय हेनरी कॉल्डवेल कुक को जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज एसोसिएटेड विद प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कि परियोजना पद्धति से कौन जुड़ा हुआ है? शिक्षा के जो परियोजना पद्धति है, प्रोजेक्ट मेथड है, प्रोजेक्ट मतलब बनाते हैं ना, बहुत सारे देखना प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हो, परियोजनाएं बनाते हो, ये किससे जुड़ी हुई है? ऑप्शन इज विलियम किलपैट्रिक, डेवी, रूसो या मॉन्टेसरी। ये किससे जुड़ा हुआ है? परियोजना पद्धति किससे जुड़ी हुई है? चलिए आंसर जानते हैं। दोस्तों परियोजना पद्धति मुख्य रूप से विलियम किलपैट्रिक से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? विलियम किलपैट्रिक, यानी मुख्य रूप से किससे जुड़ी है? विलियम किलपैट्रिक से जुड़ी हुई है। विलियम किलपैट्रिक से जुड़ी हुई है कौन? परियोजना विधि। हालांकि यह जॉन डेवी के व्यवहारिक दर्शन पर आधारित है। किस पर आधारित है? जॉन डेवी के व्यवहारिक दर्शन पर आधारित है और उनके शिष्य किलपैट्रिक द्वारा विकसित और लोकप्रिय की गई है। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। ये जो परियोजना विधि है ये जॉन डेवी के व्यवहारिक दर्शन पर आधारित है, लेकिन इनको जो लोकप्रिय किया है वो किलपैट्रिक ने किया है। परियोजना विधि को लोकप्रिय किसने किया? किलपैट्रिक ने किया है। किलपैट्रिक ने ही इस प्रोजेक्ट विधि को औपचारिक रूप दिया। ध्यान रखना, प्रोजेक्ट विधि, परियोजना विधि को औपचारिक रूप देना, प्रसिद्धि दिलाना, लोकप्रिय करना, ये किलपैट्रिक का था। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? किलपैट्रिक होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड एजुकेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द चाइल्ड। किसने कहा कि शिक्षा बालक के स्वभाव के अनुसार होना चाहिए? बिल्कुल, बालक का जैसा स्वभाव होगा वैसा ही शिक्षा होना चाहिए, है ना। इसे भी मैंने कल आपको समझाया था। द ऑप्शन इज रूसो, डेवी, ठीक है, पेस्टोलॉजी और प्लेटो। किसने कहा था कि शिक्षा बालक के स्वभाव के अनुसार होना चाहिए? द राइट आंसर इज, देखो पहले एक बार समझते हैं कि स्वभाव क्या है। शिक्षा बालक के स्वभाव के अनुसार होनी चाहिए। यह विचार मुख्य रूप से जीन जैक्स, देखना स्पेशली किसना है? जीन जैक्स रूसो और हेनरी पेस्टोलॉजी से जुड़ा हुआ है। समझना दोस्तों, ये याद करना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं पता चले कि 2 ऑप्शन दे दिए एग्जाम में तो दिक्कत हो जाएगी ना, है ना। तो शिक्षा में बाल स्वभाव, यानी शिक्षा किसके अनुसार होना चाहिए? बालक के स्वभाव के अनुसार। इसका समर्थक कौन है? रूसो और जॉन हेनरी पेस्टोलॉजी। ऑप्शन में क्या है? रूसो भी है और पेस्टोलॉजी भी है। अब आप बताओ इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो चलिए आगे पढ़ते हैं भाई, सही आंसर मिल जाएगा पेस्टोलॉजी से जुड़े हुए, ठीक है। जो शिक्षा की प्रकृतिवाद और बाल केंद्रित दृष्टिकोण के प्रस्तावक थे। रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल में इस विचार को स्थापित किया कि शिक्षा बच्चे की प्राकृतिक प्रवृत्तियों के अनुकूल होनी चाहिए।
और पेस्टोलॉजी ने भी बालक की छिपी शक्तियों के विकास को शिक्षा का मूल लक्ष्य माना। तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए रूसो। रूसो इज द राइट आंसर। शिक्षा बालक के स्वभाव के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि यह साफ साफ लिख रहा है कि रूसो ने अपनी पुस्तक एमाइल में इस विचार को स्थापित किया कि शिक्षा बच्चे की प्राकृतिक प्रवृत्तियों के अनुकूल होनी चाहिए, उनके स्वभाव के अनुकूल होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस? मल्टीपल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को किसने डेवलप किया? ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी मल्टीपल मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा। इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है? बुद्धिमता। यानी कि देखा जाए तो बहुबुद्धिमता हो सकता है। ज़्यादा बुद्धिमता की अवधारणा किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था क्या? पियाजे ने दिया या वर्स्की ने की दिया या बर्नर ने दिया? किसने दिया? किसका सिर्फ कॉन्सेप्ट है ये मल्टीपल इंटेलिजेंस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी अवधारणा देखते हैं किसने दिया और कब दिया। डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर एक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक है। हार्वर्ड गार्डनर, आंसर इज हार्वर्ड गार्डनर। ये एक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक है। इनका शोध जो है ना हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। उन्होंने जो अपना शोध किया था, जो रिसर्च किया था, वो कहाँ किया था? हार्वर्ड विश्वविद्यालय। नाम से आप समझ जाओगे, अगर याद नहीं भी रहा तो हार्वर्ड और हार्वर्ड में ज़्यादा फर्क नहीं है, मात्र ऊपर वाले रह का ही फर्क है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने हार्वर्ड में के विश्वविद्यालय में अपना रिसर्च किया, शोध किया। हालांकि उन्होंने दर्जनों लेख और पुस्तकें प्रकाशित की। उनके जो लेख और पुस्तकें जो थी ना बहुत सारी थी, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा 1983 की पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड्स द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के विचारों के लिए जाना जाता है। याद रहे, क्वेश्चन एक और बन रहा है कि फ्रेम्स ऑफ माइंड्स द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के विचार, मतलब थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये पुस्तक किसकी है? फ्रेम्स ऑफ माइंड्स द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस 1983 में 1983 में हार्वर्ड गार्डनर ने लिखा था। और क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है इसी से रिलेटेड है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की अवधारणा किसने दी थी? द आंसर इज हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस का क्या अवधारणा दिया था? याद रहेगा दोस्तों, उम्मीद है कि हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस का अवधारणा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन? यानी कि मॉडर्न इंडियन एजुकेशन के फादर किसे कहते हैं? आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक। आधुनिक भारतीय शिक्षा के जनक कौन है? लॉर्ड मैकाले, गांधी, टैगोर या विवेकानंद? किसे माना जाता है? तो दोस्तों जो राइट आंसर इज लॉर्ड मैकाले। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। लॉर्ड मैकाले को आधुनिक शिक्षा का जनक माने जाने वाली विचारकों का प्रबल समर्थक माना जाता है, और जिसने भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम के उपयोग को बढ़ावा दिया था। यानी जो लॉर्ड मैकाले है, इन्होंने क्या किया था? किसको बढ़ावा दिया? अंग्रेजी माध्यम को। किसको बढ़ावा दिया इन्होंने? अंग्रेजी माध्यम को। यानी एक और क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों कि भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम को बढ़ावा देने वाले विचारक कौन थे? समझ में आ रही है? हु वाज द सपोर्टर टू इंक्रीज द इंग्लिश लैंग्वेज इन द एजुकेशन ऑफ इंडिया? मतलब अंग्रेजी भाषा को इंक्रीज करने वाले, बढ़ाने वाले किस, मतलब जो विचारक थे वो कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले एक अंग्रेज थे। आप जानते हो इसके बारे में, आप जब हम हिस्ट्री का टॉपिक कवर करेंगे तो सबके बारे में हम अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा वीडियो बड़ी ना हो जाए, ऑलरेडी वीडियो आधे घंटे से ऊपर की हो चुकी है और अभी हम 20वें क्वेश्चन पर पहुँचे हैं। हु एम्फेसाइज्ड लर्निंग विदाउट बर्डन? मतलब बिना बोझ के सीखने पर किसने बल दिया? बिना बोझ के सीखने पर किसने बल दिया? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है यशपाल कमेटी ने, गांधी ने, डेवी ने या फिर मॉन्टेसरी ने। बिना बोझ के सीखना बनना मतलब आपके ऊपर टेंशन नहीं देने आ रहे। एक होता है ना जबरदस्ती सिखाना, पहले इस चीज़ को समझो, इस कॉन्सेप्ट को समझो। एक हो गया आपको पढ़ाई बर्डन लग रहा है। जब आपको पढ़ाई बर्डन लग रहा है, एक बोझ लग रहा है, फिर आप ठीक से नहीं सीख पाओगे। लेकिन जब वही पढ़ाई आपको, वही शिक्षा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, क्यूरियोसिटी जगेगा कि अरे वाह ये हो कैसे रहा है, मुझे भी जानना है, मुझे भी सीखना है। यानी कि जब आप इंटरेस्ट हो करके, इंटरेस्ट मतलब किसी चीज़ में इंटरेस्ट जगा करके सीखते हो, तो वो होता है बिना बोझ का। तो वही बता रहा है बिना बोझ के सीखने पर किसने बल दिया है? तो दोस्त चलिए राइट आंसर देखते हैं क्या है। दोस्तों बिना बोझ का सीखना, इस पर प्रख्यात वैज्ञानिक और शिक्षाविद प्रोफेसर कौन? यशपाल ने बल दिया है। ठीक है, अब वो कैसे बल दिया, कहाँ दिया है? तो उनकी अध्यक्षता वाली एक समिति ने 1993 में, कब?
उनकी अध्यक्षता, यानी कि वो एक समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? यशपाल, और उस समिति का नाम था यशपाल समिति। उन्होंने 1993 में लर्निंग विदाउट बर्डन यानी कि बिना बोझ के सीखने शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। एक और क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के सीखने का रिपोर्ट किसने और कब प्रकाशित किया? तो बिना बोझ का सीखना यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन जो है ये 1993 में यशपाल समिति ने प्रस्तुत किया है, जिसने स्कूली शिक्षा के बोझ को कम करने और सीखने को आनंददायक बनाने पर जोर दिया। यानी शिक्षा के बोझ को कम करो और आनंददायक बनाओ। कौन? यशपाल समिति। वापस आते क्वेश्चन पर, बिना बोझ का सीखना पर किसने बल दिया? तो यशपाल समिति ने बल दिया। यशपाल समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह प्रोफेसर यशपाल थे। कब रिपोर्ट पेश किया? 1993 में अपना रिपोर्ट उन्होंने पेश किया। चलिए आगे चलते हैं। लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से उनका रिपोर्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? ध्यान रखना, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पर किसने जोर दिया? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यार इसको कहते हैं हिंदी में निकटस्थ विकास क्षेत्र, ठीक है। इसकी अवधारणा किसने दी? ऑप्शन इज वस्की, पियाजे, ब्रूनर और स्किनर। किसने था? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा किसने दी? द राइट आंसर इज निकटस्थ विकास क्षेत्र यानी ZPD की अवधारणा रूसी मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोस्की ने दी थी। ध्यान रखना, क्या लेव वाइगोस्की ने, ये कहाँ के थे? रूस के थे मनोवैज्ञानिक। कौन से मनोवैज्ञानिक थे? रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इनका एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का हिस्सा है। कौन सी अवधारणा? तो ये ZPD एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की अवधारणा है, ठीक है। और ये बताती है कि बिना सहायता के एक बच्चा जो कर सकता है और अधिक कुशल व्यक्ति के मार्गदर्शन या सहयोग से जो कर सकता है उसके बीच की दूरी है। इस बात को समझना बहुत गहराई है। बिना सहायता के एक बच्चा, मान लो दो बच्चे हैं, एक बच्चा बिना सहायता का कर रहा है और एक जो है अधिक कुशल व्यक्ति के मार्गदर्शन और सहयोग से कर सकता है, उनके बीच दूरी है। कैसी दूरी है? उनके बीच शिक्षा, अनुभव, काम करने के तरीके, टैलेंट, इन सभी चीज़ों की दूरी है। वो दूरी दिखाई नहीं देगा, लेकिन आगे जा कर के उनके लाइफ को वो डिसाइड ज़रूर करेगा। क्योंकि अगर मैं बिना सहायता का कोई काम कर रहा हूँ और एक इंसान जो सहायता से काम कर रहा है, उनके बीच दूरी है, डिस्टेंस है, इंटेलिजेंस का है, एक्सपीरियंस का है, सोचने के तरीके का है, टैलेंट का है, बहुत सारी चीज़ों की दूरी है। तो खैर ZPD यानी कि जो निकटस्थ विकास क्षेत्र है, इसकी अवधारणा रूसी मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की ने यानी लेव वाइगोस्की ने प्रेजेंट किया था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, हु डेवलप्ड द किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन? अभी बात हुई इस पर, है ना। किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन को किसने डेवलप किया था? फटाक से इसका आंसर दो दोस्तों। ऑप्शन है फ्रॉबेल ने, मॉन्टेसरी ने, ठीक है, पेस्टोलोजी ने या डेवी ने। आंसर तो आपको पता है, ठीक है। कब किया था इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं। बालवाड़ी प्रणाली भी कहते हैं इसको, किंडरगार्टन को। जर्मन शिक्षक फ्रेडरिक फ्रोबेल। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। किंडरगार्टन प्रणाली को किसने इंट्रोड्यूस किया था? फ्रेडरिक फ्रोबेल। कौन से देश के थे वो? फ्रेडरिक फ्रोबेल कौन से देश के थे दोस्तों? जर्मन के थे, जर्मनी के थे वो, एक जर्मन थे वो, ठीक है। उन्होंने 1837 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन खोला। अब देखो एक और क्वेश्चन, पहला किंडरगार्टन कब खोला गया? तो पहला किंडरगार्टन जर्मनी में 1837 में पहला किंडरगार्टन जर्मनी में किसने खोला? फ्रेडरिक फ्रोबेल ने, ठीक है। याद रखना, फ्रेडरिक फ्रोबेल 1837 में पहला किंडरगार्टन खोलते हैं। उन्होंने किंडरगार्टन शब्द गढ़ा, ये भी एक क्वेश्चन है। किंडरगार्टन शब्द गढ़ने वाला पहला इंसान कौन है? किंडरगार्टन शब्द गढ़ने वाला पहला इंसान कौन है? फ्रेडरिक फ्रोबेल ही है, जिन्होंने ये आंदोलन चलाया, ठीक है। और उन्होंने एक ऐसी वातावरण की कल्पना की जहां बच्चे पौधे की तरह स्वतंत्र रूप से विकसित हो सके, जिसमें खेल और क्रियाकलाप के माध्यम से शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया जा सके। यानी कि खेल कर सीखना, प्ले एंड लर्न मेथड, किंडरगार्टन, फ्रेडरिक फ्रोबेल। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको
भूलनी नहीं चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु एम्फसाइज्ड मोरल एंड कैरेक्टर एजुकेशन द मोस्ट? नैतिक और चरित्र शिक्षा का सबसे अधिक किसने बल दिया? नैतिक और चरित्र शिक्षा पर सबसे अधिक किसने बल दिया? बताओ, क्या गांधी जी ने दिया, डेवी ने दिया, रूसो ने दिया या टैगोर ने दिया? दोस्तों अगर देखा जाए तो नैतिक और चरित्र शिक्षा में लगभग सभी ने जोर दिया था, लेकिन इसमें एक तो आंसर हमें लिखना होगा। तो इसमें होगा नैतिक और चरित्र शिक्षा पर सबसे अधिक बल देने वाले शिक्षाविद हमारे महात्मा गांधी थे। इन्होंने भारतीय संस्कृति और मूल्यों के माध्यम से बच्चों के चरित्र निर्माण को शिक्षा का आधार माना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि नैतिक शिक्षा पर डेवी, रूसो और टैगोर ने बल नहीं दिया, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो बल देने वाले थे वो थे हमारे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन है, हु सेड एजुकेशन इज अ रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ? किसने कहा कि शिक्षा आत्मबोध है? शिक्षा आत्मबोध है, यानी खुद को पहचानना ही शिक्षा है। यानी कि ये थोड़ा सा अध्यात्म की ओर जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सब दो ही लोग हैं जो ज़्यादा आध्यात्मिक है, एक तो अरविंदो यानी अरविंद घोष और एक स्वामी विवेकानंद। ये दो लोग जो ज़्यादा आध्यात्मिक है और बहुत मतलब देखा जाए तो संत के रूप में ये थे, है ना। अब शिक्षा को आत्मबोध यानी कि खुद का बोध, ये किसका मानना था? तो चलिए आंसर देखते हैं। दोस्तों शिक्षा स्वयं की प्राप्ति है, यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर और शंकराचार्य को दिया गया है, मतलब उन्होंने दिया है। टैगोर के लिए इसका अर्थ था कि अपने भीतर सार्वभौमिक आत्मा की अनुभूति जो शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकती है, ठीक है। और शंकराचार्य के लिए इसका अर्थ था ब्रह्मांडीय आत्मा का बोध। लेकिन इसके में अगर हम बात करें इन टॉपिक्स में, यानी कि यहाँ पर एक तो रविंद्रनाथ टैगोर का ऑप्शन दिया हुआ है और एक अरविंदो का ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो इस आंसर में एक कन्फ्यूज़न है। यहाँ पर बहुत जगहों पर अरविंदो घोष भी आंसर दिया हुआ, तभी मैंने इसको रेड कलर में कर रखा है। और कुछ जगह पर इस रविंद्रनाथ टैगोर को, यानी टैगोर को इसका अर्थ है, मतलब टैगोर के लिए इसका अर्थ है कि अपने भीतर सार्वभौमिक आत्मा की अनुभूति। आत्मा की अनुभूति को क्या कहते हैं? यानी आत्मबोध। आत्मा की अनुभूति को आत्मबोध कहते हैं। और आत्मबोध जब हो रहा है तो शिक्षा एक आत्मबोध है। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। हु इंट्रोड्यूस द मॉन्टेसरी मैथड? मॉन्टेसरी मैथड को किसने इंट्रोड्यूस किया? दोस्तों मॉन्टेसरी पद्धति किसने शुरू की? हाँ, और एक बात मैं बता दूं पिछले वाले क्वेश्चन में, दोस्तों कुछ जगहों पर अरविंदो घोष को भी यहाँ पर आंसर में दिया गया है। यानी कि शिक्षा आत्मबोध है, कहीं कहीं पर कुछ वेबसाइट्स पर और बाकी कुछ पुस्तक में मैंने जब रिसर्च किया तो पता चला कि कहीं पर अरविंदो घोष भी आंसर में है और कुछ जगहों पर रविंद्रनाथ टैगोर का भी ऑप्शन है। अगर ऐसे सिचुएशन में ये क्वेश्चन आ जाए तो अभी तो 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें मोर देन अबव का अगर आंसर रहता है तो आप उस पर टिक कर सकते हो, और नहीं तो आप अरविंदो घोष के साथ जा सकते हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर कि मॉन्टेसरी पद्धति किसने शुरू की। तो आंसर ऑप्शन है मारिया मॉन्टेसरी, फ्रॉबेल, ठीक है, पेस्टोलॉजी और रूसो। इनमें से किसने शुरू किया? कौन सी? मॉन्टेसरी मेथड। तो दोस्तों नाम देख करके आपको शायद अच्छे से पता चल गया होगा कि क्वेश्चन में है मॉन्टेसरी पद्धति और ऑप्शन में भी दिया हुआ है मॉन्टेसरी, तो शायद यही आंसर हो। क्या ऐसा हो सकता है? चलिए देखते हैं। दोस्तों लिखा हुआ है कि मॉन्टेसरी पद्धति की शुरुआत एक इतावली चिकित्सक और शिक्षा शास्त्री डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने की थी। बिल्कुल सही थे आप। कब किया उन्होंने? तो उन्होंने 1900 के दशक की शुरुआत में, यानी कि 1900 की शुरुआत में रोम कहाँ है? रोम किसकी राजधानी है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रोम में अपना पहला बाल देखभाल केंद्र, मॉन्टेसरी मीन्स बालक को देखभाल करने वाली केंद्र को बाल देखभाल केंद्र कहते हैं। अपने पहला बाल देखभाल केंद्र कासा देई बाम्बिनी के नाम से, यानी बच्चों का घर खोला और वहाँ बच्चों के साथ अपने अवलोकन के आधार पर इस पद्धति को विकसित किया। यानी कि इन्होंने 1900 के दशक में इन्होंने रोम में अपना बच्चों का घर ओपन किया और इस पद्धति को यानी मॉन्टेसरी पद्धति को शुरू किया। दोस्तों वीडियो ऑलरेडी करीब 43 मिनट का हो चुका है और हमारे 25 क्वेश्चन और बाकी है, यानी कि लगभग 50 क्वेश्चन एक वीडियो में मैं कवर करने की सोच रहा था, लेकिन करीब वीडियो 45 मिनट का हो चुका है। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो को यही एंड कर रहा हूँ और ठीक इसके बाद वाला वीडियो मैं क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करूँगा। तो दोस्तों अगर आपने
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अभी तक जो मैंने 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं, इनमें से अगर किसी में भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बेझिझक पूछो, बेझिझक आप सजेशन दे सकते हो। और तो और अगर आपके नज़र में कोई इंसान टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहा है या कॉम्पिटिटिव बैच की तैयारी कर रहा है तो इस वीडियो को उसे ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ कि इस तरीके से फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन की क्लासेस आपको बहुत कम मिलेंगी। और उम्मीद है कि आपको ये क्लासेस अच्छी लगी हो। तो दोस्तों चैनल पर बने रहना, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी आपको जाना नहीं है, आप इस वीडियो को कट करो और साथ ही साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो पर जाओ जहाँ मैं ये क्वेश्चन 26 से शुरू करने वाला हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।